जो कि एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है, फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्योंकि आपके अंदर एक कीड़ा है जो आपको पढ़ने से रोक नहीं सकता। अच्छी बात है। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। बेटा रैंडम एरर जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे भूकंप आ गया, बिजली आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, उसकी वजह से आपकी मेजरमेंट में एरर आ गया, आपके नापने में दिक्कत आ गई, वो हो गया भैया रैंडम एरर। लेकिन सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे बिजली का जाना, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, जिस पुट्टे से नाप रहे हो बेकार है, जिस स्केल से नाप रहे हो बेकार है, आपका जो मीटर है वो बेकार है, तो बेटा वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपकी दिक्कत है। अगला क्या हो गया, जैसे मान लो आप किसी का बीपी नाप रहे हो, आपकी बीपी की मशीन ही खराब है, तो बीपी उसका हाई बता रही है, होता है उसका लो है, उसको दवाई खिलवा देते तो बीपी आएगी, और बीपी उसका क्या होता है पहले से ही लो होता है, उसको हाई की दवाई खिलाया तो वो उल्टा और पागल हो जाता है। कई बार होता है बच्चों के साथ। ये देखो अगला एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसी में गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से बेटा इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, आदमी भी ठीक है, एक्सपेरिमेंट ही गलत हो रहा है कुछ ना कुछ, तो उससे एक्सपेरिमेंटल एरर आ गया। नेक्स्ट बेटा ह्यूमन एरर। जिस इंसान को तो आपने काम दे रखा है नापने का, मान लो बीपी नापने का काम दे रखा है किसी को, किसको दे रखा है, उसे बीपी नापना ही नहीं आता, तो बेटा वो तो हमेशा गलती करेगा ही करेगा। आपने अपने किसी दोस्त को दे रखा है क्या नापने के लिए, मेरी हाइट नाप दो, जो बेटा इसे फुट और इंच जानता ही नहीं है, तो गलत ही नापेगा। ठीक है बेटा। एरर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो बेटा याद रखना, मान लो मैंने किसी चीज की रैंडम रीडिंग्स ली, पहले ली A1, फिर ली A2, फिर ली A3, और लेता चला गया जब तक मान लो मैंने 10 बार नापा, तो A10 तक चला जाएगा। AN वो बेटा 10th के अंदर AP GP याद है ना, हाँ GP तो बेटा 11th में है, तो AP याद है ना, AN तक। AN क्यों ले लिया, जो भी नंबर होगा भैया जितनी भी रीडिंग लेंगे। अब अलग अलग रीडिंग क्यों लिया भैया, अलग अलग रीडिंग इसलिए लिया, अगर मुझे पता है कि इस मशीन के अंदर कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत को एग्जैक्टली फाइंड करने के लिए हम कुछ बेटा रीडिंग्स लेते हैं। या ऐसा नाप लो कि एक ऐसा मीटर था जिसके अंदर बाद में गलती पता चली, तो बेटा उसमें कितनी गलती निकली होंगी, उसमें उससे नापी हुई सारी रीडिंग्स को हम नाप लेते हैं। तो बेटा उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसका मीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, उसका मीन निकालेंगे। मीन निकालना आपको आता है, 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं हम स्टैटिक्स में। तो A1 प्लस A2 प्लस A3, और जितनी भी बढ़िया रीडिंग ली होंगी AN तक, और नीचे टोटल नंबर ऑफ रीडिंग निकालेंगे, तो ये निकलेगा यार मीन। क्या निकला है बेटा, मीन। और जो मीन होता है उसको अगर हर रीडिंग से पर्टिकुलरली चेंज माइनस किया जाए, तो बेटा आपका एब्सोल्यूट एरर, मतलब हर रीडिंग में कितना एरर था वो आपको पता चल जाएगा। इतना इजी है बेटा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल रीडिंग्स का मीन निकालते हैं, फिर उस मीन को हर रीडिंग में से माइनस करते जाते हैं। तो बेटा डेल्टा A1 लिखते हैं, मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज इन A1, तो मतलब A1 में कितनी गलती थी ये पता लगाने के लिए हमने A1 में से A के मीन को माइनस किया, फिर A2 में से A के मीन को माइनस किया, और ऐसे करते करते बेटा AN तक जाएंगे, मतलब जहाँ तक हमने रीडिंग ली होगी। और याद रखना बेटा, ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पर याद रखना बेटा, एरर जब गलती आती है कैलकुलेशन, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बेटा वो हमेशा बढ़ती हुई ही काउंट की जाती है, बढ़ती हुई ही काउंट की जाती है। एंड में बेटा हम क्या निकालते हैं, जो मीन निकलता है ना, जो मीन हमने मतलब जो हमने जो बेटा चेंज निकाला, डेल्टा जो निकाला A1 में, A2 में, A3 में, अब उसका भी हम मीन कर देते हैं, उसका भी हम मीन कर देते हैं। बेटा हमने मॉड में क्यों डाला इसे, इसको बेटा हर रीडिंग को मॉडुलस इसमें डाला, क्योंकि बेटा हमको पता है कि एरर तो हमेशा बढ़ता है, एरर तो हमेशा बेटा पॉजिटिव ही रहता है। अगला है बेटा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब है कि बेटा अब तो ये शुद्ध रीडिंग आ गई आपके पास, शुद्ध बिल्कुल गलती आपने फ्री करके उसका मीन निकाल दिया ओरिजिनल, और इससे पहले जो अपने फर्स्ट बार मीन निकाला था वो बेटा गलतियों का मीन था, उसमें गलतियां भी थी, गलतियां छटी तो नहीं थी, डेल्टा करके आपने बेटा यहाँ पर गलतियां छाट दी थी, यहाँ पर गलतियां छाट दी थी। अब बेटा हमने उसका मीन निकाल के ओरिजिनल निकाल ली वैल्यू। अब बेटा ओरिजिनल वैल्यू और पहले जो गलती वाली मीन थी, उन दोनों मीन को अगर मैं आपस में डिवाइड कर दूं, तो बेटा वो मेरा रिलेटिव एरर हो जाता है। रिलेट हो गया ना एक दूसरे से। तो रिलेटिव एरर क्या था, मतलब टोटल काउंटिंग में कितना था, और फिर टोटल काउंटिंग नीचे सही वाली लिख दी। अगला है बेटा परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो बेटा वही रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बेटा आपका परसेंटेज एरर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, एक चीज देखो बेटा, एरर का प्रोपेगेशन, मतलब एरर बढ़ता कैसे है। अगर बेटा एरर को जोड़ दो, मान लो एक कोई A था और B था, दो आपकी काउंटिंग्स थी या दो आपकी मेजरमेंट थी, और आपने माना वो किसी कोई Z एक्सपेरिमेंट की आपकी मेजरमेंट्स थी, तो A अगर सम कर दूं तो डेल्टा Z/Z क्यों लिखा, ये है बेटा रिलेटिव एरर, ऐसे तो लिखा जाता है। तो पहले आपने बेटा Z का मीन निकाला होगा, हाँ, और फिर हर A में से माइनस किया होगा, फिर B में से माइनस किया होगा, फिर बेटा उसका मीन निकाला होगा डेल्टा का भी। तो इसलिए बेटा हमेशा रिलेटिव एरर को डेल्टा अपॉन में नॉर्मल मीन लिखा जाता है। तो डेल्टा Z/Z लिखा, पहली रीडिंग प्लस दूसरी रीडिंग, नीचे A प्लस B मतलब टोटल रीडिंग, यही तरीका है। अगर बेटा ये सब्सट्रैक्शन होता, कोई बात नहीं जी, सब्सट्रैक्शन भी होता तो ऊपर बेटा प्लस ही रहता, क्योंकि एरर प्लस हो या माइनस उसको बढ़ता हुआ ही मानेंगे, बस नीचे टोटल के अंदर हम माइनस कर देते। अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता तो कोई बात नहीं भैया, अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता तो डेल्टा Z/Z इक्वल्स टू डेल्टा A अपॉन में A
प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी कर देते हैं, ठीक, बीच में प्लस। अगर परसेंटेज निकालनी होगी इसके अंदर तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई इधर और 100 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे परसेंटेज के लिए। डिवीजन में बेटा क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड, तो क्या डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बिल्कुल सेम हो गया ना बेटा, ऊपर वाला नीचे वाला फॉर्मूला देखो एकदम एग्जैक्टली सेम ही तो है। अच्छा, और बेटा पावर की बात करें तो बेटा याद रखना एरर की जो भी पावर होती है, एरर की जो भी पावर होती है, मान लो देखा जेड इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर बी और बी टू दी पावर क्यू सी टू दी पावर एक्स दे रखा है, तो बेटा इसकी जो भी पावर होगी वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। और मैग्नीट्यूड हमेशा आगे लिखा जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ लेंथ का मैग्नीट्यूड, मैं लिखता हूँ 10 किलोमीटर, कोई मेरी लेंथ है जो 10 किलोमीटर, तो कितनी है किलोमीटर मेरी लेंथ कितनी, वो भी 10, तो 10 क्या है मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो बेटा मैग्नीट्यूड को हमेशा आगे लिखा जाता है, ठीक है। तो जो पावर होती है एरर में वो बेटा मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, तो क्या हो गई पी डेल्टा ए अपॉन में ए, मतलब रिलेटिव एरर ए का किसका, पी इसके मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड में आ गया, यहाँ बेटा व्यू की मैग्नीट्यूड में आ गया और एक्स यहाँ मैग्नीट्यूड में आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज़ और देखो बेटा, लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मान लो स्केल है, फुट्टा है, मीटर है, ठीक है, फीता है ना, और आपका क्या है वर्नियर स्केल है और स्क्रू गेज है, ये चीज़ें क्या है, ये बेटा आपकी एक्सपेरिमेंट, फिजिकल एक्सपेरिमेंट में बहुत छोटी डिस्टेंसेस को नापने के लिए इसका यूज़ होता है। अगर उसके अंदर जो सबसे छोटी यूनिट आप नाप सकते हो वही बेटा हमारी लीस्ट काउंट कहलाती है। जैसे आपका नॉर्मल मीटर स्केल होता है ना, 15 सेंटीमीटर का स्केल लेकर आप घर में अपने स्कूल में यूज़ करते हो, उसके अंदर देखना सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर से भी छोटी क्या होती है, 1 मिलीमीटर। कितनी, 1 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल के अंदर यही होती है 0.1 मिलीमीटर, और बेटा स्क्रू गेज में और भी छोटी 0.0 मिलीमीटर, ठीक है बेटा।